ओके गाइस, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं सीए इंटर कॉस्ट का मई 22 पेपर। एक क्रिस्प रिव्यू होगा। देखिए, आप लोगों ने बहुत अलग अलग आंसर्स भी किए होंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स में पोस्ट करो। अलग अलग आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिलहाल अभी एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या पेपर आया था, कैसा आया था। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, क्वेश्चंस कम फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर। ईच एंड एवरी चैप्टर, हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है, तो वही हुआ। मैं हमेशा यही बोलता हूँ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विच हैड कम आर फ्रॉम आवर डीजेबी बुक, जो आप लोग को हमने अवेल करा रखा है, चाहे आप हमारे स्टूडेंट हो चाहे नहीं हो। एसजीसी वेबसाइट से आप ले सकते हो। बेसिकली डीजेबी बुक बोलने का मतलब क्या है कि डीजेबी बुक इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ योर व्हाट डू यू से आईसीआई मैट, आरटीपी, एमटीपी पास पेपर्स। तो इसका मतलब है कि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे वो वहीं से थे। हाउएवर, एज यूजुअल, कुछ न कुछ तड़का छौंक तो इंस्टीट्यूट मारेगा ही। तो वैसा तड़का वाला क्वेश्चन भी था। ठीक है, कुछ कुछ एकदम रेप्लिका भी था, फिगर चेंज, और कुछ कुछ थोड़ा तड़का देके कुछ नया भी बनाया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ यू विल सी, दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम मटेरियल कॉस्टिंग। ईओक्यू का क्वेश्चन था। इसमें क्या होता है ना कि ये 60,000 यूनिट्स एनुअल डिमांड नहीं है। 60,000 यूनिट्स आपका एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स है। 5 टॉयज आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 kg ऑफ मटेरियल, तो इससे ए निकाला जाएगा 12,000 kgs। तो अगर यहाँ पे आप मिस्टेक कर दिए तो रॉन्ग हो गया। और ओ में आपको इन दोनों को जोड़ देना है। ओ विल बी 750। बहुत बच्चों को लगता है 350 पर ऑर्डर है तो 350 लेना है, 400 नहीं लेना, बट ओ विल बी 750। और ये भी पर मंथ दिया हुआ है, इसको पर एनम करने के लिए सी को करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा सी में ये 0.25 इंटू 12 भी होगा, प्लस ये सी का 15 रुपया भी दिया हुआ है, प्लस 15 रुपया भी होगा। 0.25 इंटू 12 प्लस 15। ऑल राइट। तो उसके बाद ये तीनों क्वेश्चन बहुत आसान सा है, इसमें कुछ भी अब बोलने का नहीं बनता है। तो ये सिमिलर क्वेश्चन पुराना है, गया हुआ है आप लोग का। ये भी एम्प्लॉय कॉस्ट का क्वेश्चन आ गया, ये भी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लेबर टर्नओवर से जुड़ा हुआ। कि आपको मेथड्स दिए हुए हैं और आपको बोल दिया कितना वर्कर रिप्लेस्ड है। ऐसा क्वेश्चन किया हुआ आपका क्लास में भी, कहीं पे भी पढ़े होंगे, किया हुआ ही होगा, डीजेबी बुक में भी है, हर जगह ही है। इजी क्वेश्चन है। तो इसमें रिप्लेसमेंट 72 वर्कर्स रिप्लेस हुआ है, तो उसका 8% से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। फिर सेपरेशन मेथड से वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज आ जाएगा। फिर रिक्रूटेड एंड जॉइन ड्यूरिंग द क्वार्टर आपको फ्लक्स मेथड से निकालना पड़ेगा। तो फ्लक्स मेथड से जो आंसर आएगा, तो फ्लक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट प्लस रिप्लेस्ड प्लस सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज करके आता है फ्लक्स। ठीक है, तो रिप्लेस दिया वही है, सेपरेशन आपका पार्ट 2 में आ जाएगा, एवरेज आपका पार्ट 1 में आ जाएगा। तो न्यू उससे बैलेंसिंग फिगर बन के आ जाएगा। और एक चीज़ है, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स फॉर द ईयर। तो ये क्वार्टर का दिया हुआ है, एनुअलाइज कर देना है बस इसको। डिवाइड बाई क्वार्टर का है तो डिवाइड बाई 4 इंटू, सॉरी बस इंटू 3 कर देना है आपको। क्वार्टर एक, सॉरी एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4, तो इंटू 4 कर देना है। तो एनुअलाइज करने से ये 64 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और ये 20% हो जाएगा। बस। थर्ड क्वेश्चन में आ जाइए। हाँ जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका मार्जिनल कॉस्टिंग सीवीपी एनालिसिस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है आपके लिए, हटके। ऐसा भी नहीं कि नहीं करने लायक है, करा जा सकता है। तो इसमें क्या है ना, फर्स्ट पार्ट में 8 लाख यूनिट और 10 लाख यूनिट आपको दिया हुआ कैपेसिटी। ठीक है, तो कैपेसिटी के हिसाब से क्वेश्चन बोल रहा है विच मशीन शुड बी चोजन। नॉर्मली इस तरह का सिचुएशन जब होता है ना, कि जब मशीन की कैपेसिटी डिफर कर रही है, तो आप इसमें दोनों से प्रॉफिट निकालोगे, जिससे प्रॉफिट ज़्यादा आएगा वो सिलेक्ट करोगे। दैट इज़ फर्स्ट पार्ट, हाई प्रॉफिट वाला। बट सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं कि अगर दोनों की कैपेसिटी सेम हो जाए और डिमांड विल बी अनलिमिटेड, तो आप कौन सी मशीन चूज करोगे। तो उस समय आप इन डिफरेंस पॉइंट निकाल लोगे। इन डिफरेंस पॉइंट दोनों मशीन का निकालने के लिए चेंज इन फिक्स कॉस्ट बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करोगे। ठीक है, और फिर डिमांड विल बी अनलिमिटेड, मतलब यू विल चूज द ऑप्शन विथ हाई फिक्स कॉस्ट, हाई फिक्स कॉस्ट ऑप्शन फॉर अनलिमिटेड डिमांड, फॉर अनलिमिटेड डिमांड।
तो हाई फिक्स कॉस्ट तो क्लियरली दिख रहा है कि मशीन ए का, तो मशीन ए आंसर में आना चाहिए। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप इंडिफरेंस पॉइंट ना भी निकाले तो भी डायरेक्ट भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि डिमांड अनलिमिटेड ही है अल्टीमेटली। तो आप बोल सकते हैं कि फॉर अनलिमिटेड डिमांड वी शुड चूज द मशीन विथ हाई फिक्स कॉस्ट, बिकॉज दैट विल यील्ड मोर सेविंग्स इन फ्यूचर इफ वी आर एबल टू प्रोड्यूस मोर। ठीक है, इसका ये भी हो सकता है कि 12 लाख यूनिट से आप दोनों का प्रॉफिटेबिलिटी भी निकाल कर चेक कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर निकालोगे तो 160 आ रहा है और यहाँ पर 140 आ रहा है। तो 12 लाख से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 160 इंटू 12 लाख, 160 इंटू 12 लाख 1920, और 140 इंटू 12 लाख आ रहा है 16280। लेस फिक्स कॉस्ट अगर हम करेंगे तो 8 लाख और 10 लाख है, सॉरी 350 लैक्स और 250 लैक्स है। तो माइनस करके आ रहा है, इधर आ रहा है 1430 और इधर आ रहा है 1920 माइनस 350 करके 1570। तो प्रॉफिट से भी अगर हम लोग देख रहे हैं ना, तो 12 लाख पे प्रॉफिट के हिसाब से भी कर रहे हैं, तो आपका आंसर फर्स्ट वाला ही बेटर आ रहा है। और ये ऑब्वियस था कि ज़्यादा वॉल्यूम होने से आप इंडिफरेंस पॉइंट भी चेक कर सकते थे। ये क्लियर नहीं कि किस तरह से प्रेजेंट करना है, कुछ बच्चे इंडिफरेंस किए होंगे, कुछ बच्चे प्रॉफिट निकाल के करके आए होंगे। तो आप कैसे करके आप बताइएगा। मेरे को लग रहा है कि इंडिफरेंस से भी किया जा सकता है। इंडिफरेंस निकाल कर मैं कमेंट करूंगा कि इंडिफरेंस से ज़्यादा होने पर मेरे को हाई फिक्स कॉस्ट पे जाना चाहिए, और अनलिमिटेड डिमांड है तो मैं इसलिए हाई फिक्स कॉस्ट पे जाऊँगा। उस लॉजिक से मैं सोच रहा था। तो 12 लाख जरूर जो आ रहा है वो आपका इंडिफरेंस से ऊपर होगा। इंडिफरेंस अगर निकालने जाएंगे ना, तो ये 350 और 250 का डिफरेंस है 100 लैक्स। 350 और 200 है, सॉरी, ये 200 है। तो ये आ रहा है 1480, और इसका डिफरेंस आ रहा है फिर 150 डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 रुपीज़ है। तो 150 लैक्स डिवाइड बाई 20 करने से आ रहा है 7.5 लाख। तो इंडिफरेंस से ज़्यादा ही हो गया ना 12 लाख, तो इंडिफरेंस से ज़्यादा पर जिसका हाई फिक्स कॉस्ट है वो बेटर है। ऐसे भी कमेंट कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि 12 लाख पे आप प्रॉफिट निकाल के कंपेयर कर दिया और बोला कि देखो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है। ऐसे भी कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में वही हाई प्रॉफिट आप चूज़ कर लिए 8 लाख पे और 10 लाख पे, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट आएगा वो चूज़ कर लेंगे। तो इस सब में थोड़ा सा ये नयापन था ना, है ना, ये नयापन था इसमें, इसलिए बच्चे जब कर रहे होंगे तो कॉमन सेंस से जो बुद्धि चल रहा है वो कुछ इंडिफरेंस से किए होंगे, कोई प्रॉफिट से किए होंगे। आप कैसे किए मेरे को बताइएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आया है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का, या सर्विस कॉस्टिंग जिसको आप बोलते हो। दिस इज फ्रॉम सर्विस कॉस्टिंग। ये वाला क्वेश्चन है सर्विस कॉस्टिंग से। ये क्वेश्चन पहले हम लोग कराते थे, बट हाल में क्या ना, इंस्टीट्यूट मैट में क्वेश्चन हटा दिया है, बट ये पहले था, पुराने मैट्स में था। राइट, तो इसमें क्या होता है कि आपका कोल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टू माइंस एक्स एंड वाई। तो ये कोल एक्स एंड वाई दो माइन से आ रहा है, एंड अनलोडेड एट प्लॉट्स इन द रेलवे स्टेशन। x इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर्स, मान लीजिए यहाँ से 15 किलोमीटर्स है। y इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स फ्रॉम द रेल हेड प्लॉट्स। A fleet of lorries having carrying capacity of 4 ton is used to transport coal from the mines. फिर बोल रहा है रिकॉर्ड्स एवरेज रिवील दैट एवरेज स्पीड ऑफ द लॉरीज इज 40 किलोमीटर्स पर आवर व्हेन रनिंग एंड रेगुलरली टेक्स 15 मिनट्स टू अनलोड एट द रेल हेड। ठीक है, इट टेक्स 15 मिनट्स टू अनलोड एट द रेल हेड। एक अनलोडिंग टाइम है, और फिर एवरेज लोडिंग टाइम है 30 मिनट्स पर लोड, वाइल एट माइन वाइट इज 25 मिनट्स पर लोड। तो लोड होगा, लोडिंग टाइम इज 30 मिनट्स और 25 मिनट्स। फिर यहाँ से यहाँ रेल हेड से माइन तक जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस का कॉस्ट, डिस्टेंस टू एक्स, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, डिस्टेंस का टाइम लगेगा। एवरेज स्पीड ऑफ लॉरी 40 किलोमीटर्स पर आवर, और आपको 15 किलोमीटर जाना है। तो 1 घंटा में यदि आप 40 किलोमीटर जा रहे हैं, यानी 60 मिनट्स में 40 किलोमीटर जा रहे हैं,
या 40 किलोमीटर के लिए 60 मिनट्स लग रहा है, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा? तो आंसर होगा कितना समय लगेगा। तो ये निकालना पड़ेगा आपको ऐसे, 60/40 × 15 कितना समय लगेगा। 60/40 × 15 करने जा रहा है 22.5 मिनट। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 60 मिनट्स 40 किलोमीटर का स्पीड इंटू 20 किलोमीटर, तो ये आ रहा है 30 मिनट्स। फिर वहाँ पे जाके अनलोड होगा, पहले लोड होगा फिर अनलोड होगा, तो अनलोड का 15 मिनट्स बोला है, रेगुलरली टेक 15 मिनट्स, तो 15 फिर वापस जाएगा, मतलब डिस्टेंस टू एक्स, अब एक्स टू रेल हेड वापस, एक्स टू रेल हेड जहाँ पर वापस जाएगा लॉरी, तो उतना ही टाइम लगेगा, 22.5 और 30। तो ये टोटल आ जाएगा आपका टाइम, टोटल टाइम यहाँ पे आएगा 30, 22.5, 15, 22.5, 90, और यहाँ पे आ रहा है 25, 30, 15 और 30 करके आ रहा है 100। तो ये टोटल टाइम यहाँ पे मेन वर्किंग है, ये टोटल टाइम अगर निकाल लिया तो आपका सम हो गया। ठीक है, फिर बोल रहा है वेजेस वगैरह ₹12 पर आवर है, और फ्यूल कॉस्ट वगैरह 1.6 पर किलोमीटर है, तो टोटल टाइम ये मिनट्स में आ चुका है। ठीक है, 45 और 45 मिनट्स में आए एक राउंड जाना आना का, तो इसको आवर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये 1.5 आवर्स आ रहा है, या 90/60 आवर्स आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है 25, 15, 40, 30, 70, 100/60 आवर्स, ये आ रहा है 90/60 आवर्स, और ये है 100/60 आवर्स। 90/60 आवर्स और एक है 100/60 आवर्स। ऑल राइट, सो वेजेस कॉस्ट आपको लेना पड़ेगा दोनों केस में, वो है 12 रुपीज़ पर आवर, तो ड्राइवर वेजेस एक्सेट्रा जब आप करोगे तो इंटू 12 कर दोगे, 90/60 इंटू 12 करने से 18 रुपये आ रहा है, और 100/60 इंटू 12 करने से 20 रुपये आ रहा है @12 पर आवर। फिर फ्यूल कॉस्ट बोल रहा है 1.6 पर किलोमीटर, तो @1.6 पर किलोमीटर, तो आना जाना के हिसाब से 15 किलोमीटर का डबल, 15 × 2 30, आना जाना का फ्यूल लग जाएगा, तो 30 किलोमीटर का हो गया 30 × 1.6 48, और यहाँ पे 20 × 2 40, 40 इंटू आपका हो जाएगा, क्या कहते हैं 1.6 ही है, तो 1.6 × 40 आता है 64। ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट। ठीक है, द रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर बोल रहा है, तो टोटल कॉस्ट आ गया। अब इसमें पर टन किलोमीटर निकालने के लिए टन किलोमीटर्स लेना पड़ेगा। टन किलोमीटर्स में खूबी क्या होता है, आप एम्प्टी जर्नी कंसिडर नहीं करते हैं, तो 15 किलोमीटर्स वजन लेके जा रहे हैं, और वजन एक बार में 4 टन जाता है, तो टन किलोमीटर यहाँ पे 60 है, और यहाँ पर 4 × 20 करें तो 80 है। वैसे आना जाना ट्रिप का आपको फ्यूल लेना है, बट टन किलोमीटर में एक तरफ ही लेना है जितना टन कैरी करे, क्योंकि रिटर्न जर्नी में आप एक जर्नी में आप 0 वजन लेके जा रहे हैं, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, रेट पर टन किलोमीटर आ जाएगा। तो 48 और 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 48 और 18 जोड़ने 66, यहाँ पे आ रहा है 84, डिवाइड कर दीजिए बस, आंसर आ गया। ठीक है, तो 84/80 करने से आ गया 1.05, 66/60 करने से आ गया 1.1। Did you get it? So you are required to prepare a statement showing cost per ton kilometer of carrying coal from each mine X and Y. तो कॉस्ट पर टन किलोमीटर मैंने निकाल के दिखा दिया। मेन वर्किंग था यहाँ पर आपका नोट नंबर 1 ये वाला। तो एक्चुअली देखो इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, मतलब क्वेश्चन में ना सॉल्व करने में, ये 5 मार्क का ही क्वेश्चन दिया है, तो इसको सॉल्व करने में जो टाइम लग रहा है उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का होना चाहिए। खैर 2A में आ जाओ, ओवरहेड्स का क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, या इसको आप जॉब कॉस्टिंग से भी रिलेट कर सकते हो, और वो वही बड़ा वाला क्वेश्चन बना के बहुत समय से करा रहे आपको ये क्वेश्चन, ये वाला याद है ना, कि ये इसको आप X% मान लोगे,
और इसको आप y% मान लोगे और फिर इक्वेशन दो सिमल्टेनियस इक्वेशन बनाकर उस दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके सॉल्व करोगे। तो वही वाला क्वेश्चन आ गया ये पूरा। तो इजी था, सिमिलर क्वेश्चन था, करने लायक क्वेश्चन था। नेक्स्ट 2B में आ जाइए। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। ये एस्केलेशन का इजी क्वेश्चन आया है, ये किया हुआ क्वेश्चन है। एट एन अग्रीड प्राइस ऑफ 250 लाख ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था। और एस्केलेशन में बस क्या ध्यान रखना पड़ता है कि एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी करेंगे, और उसमें जो भी वैल्यूज़ आ रहा है प्लस माइनस जो भी आ रहा है उसको आप एडजस्ट कर लेंगे, नेट अमाउंट निकालेंगे। उसी तरह से लेबर में एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स होगा। ठीक है, तो इससे दोनों अमाउंट आएगा और ये नेट होगा, ये टोटल अमाउंट आ जाएगा। ये टोटल अमाउंट ही आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट में फाइनल प्राइस जो बोल रहा है दैट विल बी ऊपर में जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ था प्लस ये वाला जो टोटल आया, दोनों को जोड़ देना है। तो ये एक बच्चा क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 आई विल से वॉज अ बच्चा क्वेश्चन, 10 और 5 15 मार्क का। पार्ट सी में डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, एनी 5 पॉइंट्स। ये अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो जॉब और प्रोसेस का डिफरेंस, जैसे कि एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के लिए होता है प्रोसेस, ये कस्टमाइज के लिए होता है। इसमें जॉब कार्ड बनता है, उसमें प्रोसेस रिपोर्ट बनता है, इसमें कस्टमाइजेशन होता है, इसमें कस्टमाइजेशन नहीं होता है। ऐसे करके आपको 5 पॉइंट बनाना है। ठीक है, तो ये पढ़ा हुआ होने से ही 5 पॉइंट बनेगा, नहीं तो 2-3 पॉइंट में आप सरेंडर कर देंगे। नेक्स्ट 3A में आ जाइए। 3A थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। यस, ये एक अच्छा क्वेश्चन आ गया। मेरे को पता है ऑप्शन में निकल गया बच्चों का, बट ये एक अच्छा क्वेश्चन आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या है, फॉर द फर्स्ट 3 months ऑफ फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन 1st April 2022 प्रोडक्शन विल बी कॉन्स्ट्रेंड बाई डायरेक्ट लेबर। पहला 3 महीना बोल रहे डायरेक्ट लेबर आपका कॉन्स्टेंट है, और ओनली 12,000 आवर्स आर अवेलेबल इन ईच मंथ। हर महीना 12,000 आवर आपको मिलेगा। और मार्केट रीजंस प्रोडक्शन ऑफ, ये एक अजीब सा लाइन दे दिया है, इसको बच्चे क्रैक ही नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्शन ऑफ ईदर ऑफ द टू गारमेंट्स मस्ट बी at least 25% of the production of the other. So ये at least 25% of the production of the other का जो कंडीशन लगाया है, ये भयानक कंडीशन लगा दिया है। एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड रेवेन्यू पर गारमेंट आर एज फॉलोज। सो सेलिंग प्राइस है, रॉ मटेरियल आपको दिया हुआ है फैब्रिक, डाइज एंड कॉटन, डायरेक्ट लेबर, तो इससे आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, फिर आपका लेबर आवर पर यूनिट आएगा, फिर आपका कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर आएगा। ठीक है, तो इससे आप रैंकिंग कर लोगे। ये तो बहुत बच्चा ट्राई किया होगा, जो करने का कोशिश किया होगा। फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई, यानी 3 महीने के बाद, डायरेक्ट लेबर विल नो लॉन्गर बी कॉन्स्टेंट हट जाएगा। कंपनी एक्सपेक्ट्स टू बी एबल टू सेल 15,000 शर्ट्स एंड 20,000 शॉर्ट्स इन जुलाई 2022। तो हम लोग को 15,000 और 20,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग जुलाई में, और उसमें कोई ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है, और हर बार सेल्स 10% से बढ़ जाएगा देयर आफ्टर थ्रू आउट द ईयर। द कंपनी इंटेंड्स टू कैरी स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गारमेंट सफिशिएंट टू मीट 40% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल्स फ्रॉम जुलाई 22। सेलिंग प्राइस विल ऑल्सो बी सेम एज अबव। तो ये पार्ट जो है ना, ये आपका एक्चुअली बजट से जुड़ा हुआ है, बजट चैप्टर से। और ये वाला जो पार्ट है ये की फैक्टर से जुड़ा हुआ है, जो मार्जिनल कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ है, की फैक्टर। अब इसमें क्या है, रैंक करके आप एलोकेशन करोगे। ओके, ये मेन चीज़ है, रैंक करके 12,000 आवर को आप बांटोगे, 12,000 आवर को आप बांटोगे। और इसमें क्या है ना, जैसे मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है ना, जैसे रैंक 1 जिसका है, आप सोचो उसका अपने को मैक्सिमम बनाना है। ये नॉर्मल रूल रहा है, मैक्सिमम यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, मिनिमम दिया हुआ। बोल रहा है ऐसा प्रोडक्शन करो कि आपका प्रोडक्शन ऑफ ईदर ऑफ द टू गारमेंट मस्ट बी एटलीस्ट 25% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द अदर। इसको हम कैसे क्रैक करेंगे? इसमें मेरा जो थॉट्स है, देखो मैं वो बताता हूँ कि मेरे को जो लग रहा है, ये लाइन ही खाली यहाँ पे एक गजब का लाइन डाला है, इसको कैसे क्रैक किया जाए ये क्वेश्चन है। मेरा जो थॉट है मैं वो आपको बता सकता हूँ, मेरे को जो समझ में आ रहा है।
सही है गलत है वो फैसला इंस्टीट्यूट करेगा, बट स्टिल आई शुड टेल यू समथिंग। यहाँ पे जैसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप देखिए 22 आ रहा है, और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे ना 44 माइनस 12 माइनस 4 करके 24 आ रहा है। 12 माइनस 4, 12 4 16 4 12 4 16 4 20 24 आ रहा है, राइट। लेबर आवर पर यूनिट जो कांस्टेंट है वो 8/8 करने से 1 आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा आधा घंटा। फिर कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर मेरा यहाँ पे 22 आ रहा है, यहाँ पे 48 आ रहा है, तो रैंक हो गया ना, ये 2 ये 1। तो आई विल प्रेफर टू प्रोड्यूस शॉर्ट देन शर्ट्स, राइट। तो अब बात यह है कि एलोकेशन करने के लिए हम लोग मैक्स सारा आवर्स हिसाब से शॉर्ट्स को दे देते हैं, बट कंडीशन क्या है कि शॉर्ट को जो भी देंगे तो उसका 25% आपको शर्ट को देना पड़ेगा। ये शॉर्ट को जो भी देंगे उसका 25% शर्ट को देना ही पड़ेगा। तो हम शॉर्ट को कितना देते हो, हम एक्स लेके कर सकते हैं। ये मेरा थॉट है कि शॉर्ट अगर हम एक्स यूनिट्स बना रहे हैं तो शर्ट मेरे को कितना बनाना पड़ेगा, 0.25। देखो ये तो डिसाइडेड है ना, जिसका रैंक 1 है उसी को हम एक पहले प्रेफर करेंगे। तो अगर हम उसका एक्स बना रहे हैं तो उसके हिसाब से शर्ट का अदर का 25% आपको बनाना ही है। तो अकॉर्डिंगली मेरे पास आवर्स ले देखे तो 12,000 ही है। तो आवर पर यूनिट यहाँ पे लगता है 0.5, यहाँ पे लगता है 1, तो टोटल आवर्स कितना आएगा, यहाँ पे आ रहा है 0.5x, और यहाँ पे आ रहा है 0.25x, ये आ रहा है 0.75x। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 0.75x इज इक्वल टू, यू कैन से 12,000 आवर है अपने पास, x इज इक्वल टू 16,000 आ रहा है। तो x 16,000 आ गया, तो देयरफॉर शॉर्ट का यूनिट्स बनना चाहिए 16,000, और शर्ट का यूनिट्स बनना चाहिए उसका 25% जो आ रहा है 4,000। ये मेरा कहना है, आई डोंट नो दिस इज करेक्ट और नॉट, ये मेरे हिसाब से सही है। एक मैंने प्रेफर किया और उसका 25% दूसरा वाला का आ गया। आप ऐसे किए कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी मिसिंग है ना। फिर जुलाई ऑनवर्ड्स कहानी पूरा बदल गई है कि बोल रहा है 15,000 शर्ट्स और 20,000 शॉर्ट्स। जुलाई ऑनवर्ड्स पूरा कहानी बदल दिया है, 15,000 शर्ट्स और 20,000 शॉर्ट्स। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ पर। अब जुलाई ऑनवर्ड्स ये पर मंथ है, ठीक है, ये पर मंथ आया आपका। क्वेश्चन में बोला है ना फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको कितना नंबर ऑफ शर्ट्स पर मंथ बनाना चाहिए, तो पर मंथ आंसर आ गया। दिस इज द आंसर, 16,000 और 4,000, ये मेरे हिसाब से आया आंसर। ये नया क्वेश्चन है ना, तो मेरे हिसाब से ये है। और सेकंड केस में अब क्या है ना, सेल्स बजट बनाने बोल रहा है, तो आप अलग अलग कर सकते हैं। पहले शर्ट्स का कर लीजिए, फिर शॉर्ट्स का कर लीजिए। तो जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, ऐसे करना पड़ेगा आपको। शर्ट्स का होगा, और यहाँ पर जुलाई अगस्त सितंबर में शर्ट्स का 15,000 है, तो बोल रहा है हर बार 10% से बढ़ेगा, ये 16,500 हो जाएगा, फिर उसका भी 10% बढ़ा दीजिए आप, 18,150 क्यूमुलेटिवली। मतलब है कि उस जो आया उसके ऊपर फिर 10%। और शॉर्ट्स में बोल रहा है 20,000 है, तो 10% बढ़ा देंगे 22, फिर 10% बढ़ा देंगे 24,200। ऑलराइट, तो शर्ट्स और शॉर्ट्स तुम्हारा आ गया। ये सेल्स निकल के आ गया, सेल्स यूनिट्स, सेलिंग प्राइस सेम है तो सेल्स बजट बन जाएगा। सेल्स बजट, सेल्स यूनिट्स और सेल्स रेवेन्यू निकालना है तो सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा, है ना। तो ये इजी है। सेकंड पार्ट वाज प्रिटी इजी इसका, वो आप मतलब फर्स्ट पार्ट सही किए गलत किए उससे उसका लेना देना नहीं। और फिर प्रोडक्शन बजट के लिए क्या करने का होता है, याद है कि अलग अलग करना पड़ेगा आपको। प्रोडक्शन बजट के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको शर्ट्स का लेना पड़ेगा पहले, जुलाई अगस्त सितंबर ना, फिर उसका आप पहले सेल्स यूनिट्स को लिखेंगे, टिक 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 मारेंगे, फिर ओपनिंग ऐड क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक, याद है, ऐड क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए बोल दिया क्वेश्चन 40% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल्स, 40% यहाँ से आ जाएगा, इसका आ जाएगा। और सितंबर के लिए हमको अक्टूबर का भी सेल्स निकाल लेना है, सेल्स एक महीना बाद का भी ले लेना है। 18,150 पे 10% जोड़ेंगे तो अक्टूबर का आ जाएगा, उससे आपका
यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। और ओपनिंग स्टॉक बोल रहा है जुलाई का बिगिनिंग में आप नील मान लो, ऐसा बोला था ना, नो ओपनिंग स्टॉक। तो जुलाई वाला ओपनिंग स्टॉक जीरो है और ये वाला क्लोजिंग यहाँ ओपनिंग बन जाएगा। तो ये प्रोडक्शन बजट आराम से शर्ट्स का बन गया, वैसे ही शॉर्ट्स का बन जाएगा। बजट वाला पार्ट में कोई कॉम्प्लेक्सिटी मेरे को नहीं दिखा, ठीक है, बजट वाला पार्ट में मेरे को कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिखा। यहाँ पे सितंबर के बाद अक्टूबर का भी करना पड़ेगा आपको, अक्टूबर से आपका ये आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो बजट इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स थिंग, बट मार्जिनल कॉस्टिंग में ये जो लाइन है ना, इसका इम्प्लीकेशन मैंने जो सोचा मेरे हिसाब से वही होना चाहिए, क्योंकि उसका अदरवाइज यूनिट्स नहीं दिया हुआ कितने। खैर, ये नया चीज़ सीखा आपने। नेक्स्ट आ जाइए। और ये क्वेश्चन कौन सा है, 3B, ये कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है। ये रिपीट क्वेश्चन है, नो बिग डील। रिपीट क्वेश्चन है मतलब पुराना ऑलरेडी ऐसा आपका किया हुआ है, ठीक है। मटेरियल परचेज है, वेजेस है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल ओवरहेड्स बोल के दिखा दोगे, लीज रेंट फैक्ट्री ओवरहेड में डाल दोगे, एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर का दिया हुआ है, एक्सपेंस पेड ऑन पॉल्यूशन कंट्रोल, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में घुसा सकते हो आप। स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, R&D, पैकिंग कॉस्ट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये सेलिंग ओवरहेड हो गया, ये भी सेलिंग ओवरहेड हो गया। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपका 200 यूनिट है, स्टॉक दिया को वैल्यू दिया हुआ है, एंटायर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हैज बीन सोल्ड, FIFO फॉलो हो रहा है। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल वाज 3000, सो क्लोजिंग स्टॉक वाज 400 यूनिट्स, इसका वैल्यू FIFO के हिसाब से आ जाएगा। प्रिपेयर कॉस्ट शीट, तो ये पॉसिबल था करना, ये सिमिलर क्वेश्चन हम लोग का किया हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल ओवरहेड है, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है, जो आपका वर्क्स कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा, राइट। तो ये पॉसिबल था आराम से करना। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ सेल इज मेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स, तो वो भी इजी है। दैट मीन्स इज इट इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट के हिसाब से आप प्रॉफिट ले लोगे, राइट। इसमें कुछ भी आनी जानी तो है नहीं। 4 में आ जाओ। 4 नंबर भी मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगा, ये भी एक पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ गया है। प्रोसेस कॉस्टिंग में यहाँ पर देखो बोल रहा है ओपनिंग WIP दिया हुआ है, उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है, ठीक है। फिर मटेरियल इनपुट दिया है, वर्क कंप्लीटेड है और क्लोजिंग WIP है। प्रोसेस अकाउंट में ऐसे डालते जाओगे, आपको सिखाया था ना, हमेशा प्रोसेस अकाउंट में डालना सीख जाओ। 1,05,000 यहाँ पे आ जाएगा, कंप्लीटेड 83 जो है यहाँ पे 16,500 है, तो आपको पता चल जाएगा अब नॉर्मल लॉस आ रहा है कि गेन आ रहा है। फिर देखते हैं नॉर्मल लॉस वगैरह भी दिया होगा कुछ। फिर फर्दर प्रोवाइडेड दैट ओपनिंग WIP का ब्रेकअप भी दे दिया कॉस्ट का, और DOC भी दे दिया है, इनपुट कॉस्ट दे दिया है, प्रोसेसिंग कॉस्ट दे दिया है। नॉर्मल लॉस इज टू बी टेकन एज 10% ऑफ मटेरियल इनपुट। तो मटेरियल इनपुट मतलब ऐसा लग रहा है कि 10% ऑफ मटेरियल इनपुट 1,05,000 पे बोल रहा है, ऐसा लग रहा है। तो 10,500 अगर हम नॉर्मल लॉस डाल देते हैं तो 9,500 प्लस 1,05,000 माइनस 83 माइनस 16,500 माइनस 10,500, तो 4,500 अब नॉर्मल लॉस खड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये तो फिनिश गुड्स का है और ये क्लोजिंग WIP का है। तो ये अपने को एक आइडिया लगे कि अब नॉर्मल लॉस 4,500 आ रहा है। एनी लॉस ओवर अबव नॉर्मल लॉस इज कंसिडर्ड एज 100% कंप्लीट, उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे दिया अब नॉर्मल लॉस का, राइट। कंपनी ट्रांसफर 60,000 kg ऑफ आउटपुट फ्रॉम 1 to 2 फॉर प्रोड्यूसिंग केमिकल GK। 83 में बोल रहा है आप 60,000 नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस में अगर हम बोलेंगे, जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाएं, मान लो थोड़ा सा और इसको जैसे बनाएं आपके समझाने के लिए कि क्या आया था। प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, मतलब क्या होता है ना, मेरे को करने का मन करता है एक्चुअली। क्वांटिटी 9.5, 1,05,000, और इधर में क्वांटिटी नॉर्मल लॉस का आ रहा है 10.5, जब नॉर्मल लॉस आया 4.5, और फिनिश गुड्स जो हुआ ना 83, उसमें से बोल रहा है नेक्स्ट प्रोसेस, अगर ये प्रोसेस 1 है तो प्रोसेस 2 में गया 60,000, और यहाँ पे फिनिश गुड्स बोल के रह गया बाकी का 23, क्लोजिंग WIP हो गया 16,500, समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग, ओके। सबका अमाउंट खोजना पड़ेगा, बस यही चैलेंज है,
बट समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग। तो प्रोसेस 2 में इनपुट आया 60,000 फ्रॉम 1 to 2 फॉर प्रोड्यूसिंग केमिकल जीके। प्रोसेस 2 अगर हम बनाएंगे तो 2 प्रोसेस 1 मेरे को मिला है 60,000, फिर उसमें फर्दर मटेरियल ऐड किया है विच यील्ड 1.2 kg ऑफ केमिकल जीके फॉर एवरी kg ऑफ केमिकल जी इंट्रोड्यूस्ड। मतलब फर्दर मटेरियल ऐड करते हैं हम लोग इसमें, मटेरियल एडेड, तो उसके कारण क्या होता है, एक से विच यील्ड 1.2 kg ऑफ जीके फॉर एवरी kg ऑफ केमिकल जी इंट्रोड्यूस्ड। इसका मतलब यहाँ पे जीके नाम का जो आउटपुट है वो 60,000 इंटू 1.2 72,000 हो जाएगा। Chemical transferred to process 2 for further processing are then sold as chemical GK for ₹10. इसका selling price at the rate 10. Any quantity of output completed in process 1 are sold as G at the rate 9. इसका selling price दिया हुआ 9. ठीक है। Monthly cost incurred in process 2 other than the cost of chemical G are, तो ये आपका further processing cost है, ये further processing cost है जो है 135। तो ये जॉइंट प्रोडक्ट से मिलता जुलता चीज़ हो गया कि ये सेपरेशन पॉइंट पर आपका सेलिंग प्राइस है, ये आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग का सेलिंग प्राइस है, और उसका फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ये रहा। तो क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं वेटेड एवरेज से आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टेटमेंट बनाइए, कॉस्ट पर केजी निकालिए, ठीक है, डिटरमाइन द कॉस्ट पर केजी। फिर बोल रहा है स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ केमिकल जी ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP। तो ये वेटेड एवरेज मेथड से आपको करने हैं, 3 स्टेटमेंट करते हैं, वो वही वाला चीज़ करने बोला है। और सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं स्टेज इज कंसिडरिंग ऑप्शन टू सेल 60,000 ऑफ प्रोसेस 1 विदाउट प्रोसेसिंग इट फर्दर इन प्रोसेस 2, विल इट बी बेनिफिशियल। तो वो फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन जो है ना, जो हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में सीखते हैं, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट निकाल के आपको दिखाना है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट आप अपना रफली बना लो, फर्स्ट पार्ट के लिए तो ज़रूरत पड़ता है समझने के लिए क्वेश्चन को, बट सेकंड पार्ट में ज़रूरत नहीं है। इंक्रीमेंटल सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट आ जाइए। ये है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का बच्चा क्वेश्चन। तो मतलब क्या पेशेंस अगर होगा ना, जैसे ये भी एक न्यू क्वेश्चन था ये वाला प्रोसेस कॉस्टिंग का, पेशेंस होगा अगर आप शांति से क्वेश्चन पढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। एक होता है ना बच्चा लोग खाली आजकल क्या करता है पता है, वीडियो करता है, और वीडियो करता है तो फिर खाली जो सर बोल रहे हैं वो सुन रहा है और वो लिख ले रहा है बस। फिर सर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन देख रहा है, और आंसर सर करा रहे तो वो लिख ले रहा है। तो आंसर सुन सुन के आंसर समझ में आ जा रहा है तो सोच रहा है मेरा पढ़ाई हो गया। अपने से बैठ के 10 ठो सवाल नहीं करता है। जो बच्चा लोग नहीं करता वो लोग ही पेपर में सफ़र करेगा, क्योंकि नया नया चीज़ है। सिमिलर क्वेश्चन से कितना आएगा, 40-50 नंबर का अटेम्प्ट कर पाओगे, उसमें पास हो गए तो बात अलग है, अगर 100% एक्यूरेट है तो। बट बाकी क्या हो रहा है ना, कुछ कुछ नया मसाला डाल रहा है। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है ना, क्वेश्चन को खाली रीड करने का चीज़ है। सेलिंग प्राइस जैसे 450 दिया हुआ है तो वो पीवी रेशियो आपको सिखाते थे ना। जैसे क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर में बोल रहा है सोल्ड यूनिट्स आपको कितना है, 12,000 है, तो इससे सेल्स निकाल देना। और लॉस बोल रहा है, प्रॉफिट और लॉस, सब 35 का लॉस हो रहा है, तो सेल्स हो जाएगा 12,000 इंटू 450, 12,000 इंटू 450, और लॉस बोल रहा है तो 35 इंटू 12,000। फिर ऐसे ही 31 मार्च का बोल रहा है 30,000 है, तो 30,000 इंटू 450, और यहाँ पर है 30,000 इंटू 40। सो यहाँ पर आप देखिए सेल्स और प्रॉफिट है, राइट। तो चेंज इन सेल्स और चेंज इन प्रॉफिट से पीवी रेशियो आ जाएगा, बस यही इस चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स से, ये इस सम का यूनिकनेस है। उसके बाद तो सब निकाल सकता है, फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन, प्रॉफिट, इफ दिस इजी क्वेश्चन है। फिर ये जर्नलाइज करने बोल दिया, अज्यूमिंग वी आर इंटीग्रेटेड, तो और इजी हो गया। इंटीग्रेटेड तो और इजी होता है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग का, है ना। Material issued to production, WIP to RMC, allocation of wages indirect, तो प्रोडक्शन ओवरहेड टू वेजेस कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब यहाँ पे कॉस्टिंग PL में डालना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड में सब PL में जाता है। तो ये होगा आपका ओवरहेड कंट्रोल टू कॉस्टिंग PL, एडमिन ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब, तो उल्टा एंट्री हो जाएगा। डेफिशिएंसी फाउंड इन स्टॉक ऑफ मटेरियल, नॉर्मल लॉस है तो फैक्ट्री ओवरहेड टू RMC।
ठीक है, कॉस्टिंग पीएल में जाएगा तो क्या होगा, कॉस्टिंग फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्टिंग पीएल, ओवर एब्जॉर्ब का, अंडर एब्जॉर्ब का अपोजिट एंट्री। हो गया, इजी था वो। 5A में आ जाओ। 5A में क्या बोल रहा है, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ गया। तो इसमें देखो, कन्वेंशनल प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें 3 प्रोडक्ट है, AX, BX, CX। लेबर आवर है, मशीन आवर है, मटेरियल पर यूनिट है, वॉल्यूम इन यूनिट्स है। तो लेबर आवर का कॉस्ट है एट द रेट 20 रुपीज़ पर आवर, ऑल राइट। एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन मशीन आवर बेसिस विच इज़ एट द रेट ऑफ 30 रुपीज़ पर आवर। तो मटीरियल मालूम, लेबर मालूम, ओवरहेड मालूम, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। तो अब बोल रहे हैं हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जाएंगे। तो इसमें बोल रहा है टोटल ओवरहेड्स कैन बी डिवाइडेड एज फॉलोज। ये यहाँ पे यूनिक हो गया कि सेटअप, मशीनरी, हैंडलिंग और इंस्पेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल ओवरहेड्स कितना है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो टोटल ओवरहेड्स जो भी आएगा यहाँ पे, ओवरहेड्स जैसे यहाँ से आपको डिराइव करना पड़ेगा टोटल ओवरहेड्स पहले। वो कितना आएगा देखो, जैसे यहाँ पे 30 रुपीज़ पर आवर है ना, तो टोटल मशीन आवर्स आपको पता करना पड़ेगा। या फिर आप 30 इंटू 2 करें, जैसे 60 रुपीज़ पर यूनिट आ रहा है, यहाँ पे 45 आ रहा है, यहाँ पे 75 आ रहा है। तो यहाँ पर आपका टोटल यूनिट्स आ जाएगा, टोटल ओवरहेड आ जाएगा 60 इंटू 7500। 60 इंटू 7500 करे 4.5 लाख। 45 इंटू 12.5 करके आ रहा है 562,500। 75 इंटू 25,000 करके आ रहा है 1875। 60 इंटू 7500, 45 इंटू 12.5, 4.5, 562,500 और 1875 मिला देंगे तो 28,87,500। ठीक है, तो ये टोटल ओवरहेड जो आ रहा है, एब्जॉर्ब हुआ था, उसी ओवरहेड को हम लोग ब्रेक करेंगे इस रेशियोज में। तो ये टोटल ओवरहेड अलग अलग एक्टिविटी का बन जाएगा। फिर हर एक एक्टिविटी का आपको ये दिया हुआ है। तो कॉस्ट रिलेटिंग टू सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप पे जाएगा। कॉस्ट रिलेटिंग टू मशीनरी, ये नंबर ऑफ सेटअप्स के हिसाब से जाएगा, ये आपका मशीन आवर के हिसाब से जाएगा। मटेरियल हैंडलिंग आपका मटेरियल मूवमेंट के हिसाब से जाएगा। और कॉस्ट रिलेटिंग टू इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन के हिसाब से जाएगा। समझ गए? तो उसके हिसाब से आपको कॉस्ट को बांट देना है, कॉस्ट पर यूनिट पे निकालना है। थोड़ा मेहनत का काम है बट इजी है। सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आ गया। ये भी इजी क्वेश्चन है, मैं एनालिसिस समझा देता हूँ। लेबर वेरिएंस आया है, कंपनी एम्प्लॉयड 120 वर्कर्स, स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट इज 20 यूनिट्स पर आवर एंड द वेज रेट इज 25 पर आवर। रिपीट क्वेश्चन है, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। स्टैंडर्ड के हिसाब से 20 यूनिट्स पर आवर आता है। ठीक है, 20 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स के लिए। अब पर आवर मतलब यहीं भूल हो जाता है, 120 वर्कर्स है तो इंटू 1 आवर होगा, 120 मैन आवर्स होगा एट द रेट 25, या लेबर आवर्स भी बोल सकते हैं। फिर इन 48 आवर्स वीक द डिपार्टमेंट प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स डिस्पाइट 5% ऑफ टाइम being paid lost due to abnormal reason, the hourly wage rate were 25.7। तो यहाँ पर 48 आवर्स वीक में आदमी 120 है, तो 120 इंटू 48 टोटल आवर्स होगा। 120 इंटू 48 होता है 5760 आवर्स। बट उसमें से आइडल आवर्स है 5%, इंटू 5% करने से आ रहा है 288। तो प्रोडक्टिव आवर्स आ रहा है 5472 एंड दैट विल बी एट द रेट 25.7। बस ना, सिंपल। बस ये मेन वर्किंग सच गया तो हो जाएगा। और ये रिपीट क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मेरे को ध्यान है, मेरा ये पहले कराया हुआ है। ऑलराइट, ये एनालिसिस है। मेन क्या लगता है ना कि थोड़ा स्पीड नहीं होगा ना, पेपर ख़त्म नहीं होगा बच्चों का। ये तो पक्का बात है, ये देख के समझ में आ रहा है। फिर ये देखो, क्योंकि जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट भी करना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी करना है, ABC भी करना है, और सब 20 मार्क के लिए कितना कोई करेगा। सो JPBP का भी इजी क्वेश्चन है। आप लोग हमेशा बोलते हैं कि यार क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ना आपको सजा लिया करो।
3 joint products are processed further. Pre-separation costs are apportioned on the basis of, ये देखो मेथड बोल दिया है, वेट ऑफ आउटपुट ऑफ ईच जॉइंट प्रोडक्ट, वेट के हिसाब से कॉस्ट को बांट देना है। ठीक है, जैसे इनपुट है, फिर प्रोसेस है, फिर एक्स वाई जेड आ रहा है, इसे बनाने बोलते हैं ना। तो कॉस्ट इनकर्ड अप टू सेपरेशन पॉइंट इज 10,000 रुपया, यहाँ पे कॉस्ट लगा है जॉइंट कॉस्ट। फिर बोल रहा है आउटपुट कितना आया है, आउटपुट यूनिट्स आया है 100, 70, 80। कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन, इसका मतलब सबको फर्दर प्रोसेस कर रहे हो आप, फर्दर प्रोसेस कर रहे हो ना। तो कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन इज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, यहाँ 2000, ये है 1200, ये है 800। फिर सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग आपको दिया हुआ है, विच इज़ 50, 80, 60। सेलिंग प्राइस है 50, यहाँ पे 80 और यहाँ पे 60, और सेपरेशन पॉइंट पे सेलिंग प्राइस है 25, यहाँ पे है 70 और यहाँ पे है 45। क्लास में सब हर सब में आपको ड्राइंग बनवा देते हैं जिससे आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस मेड बाय ईच प्रोडक्ट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग यूजिंग द प्रेजेंटली अडॉप्टेड मेथड ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ प्री सेपरेशन कॉस्ट। तो इसमें क्या करोगे आप, सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वाला लोगे, लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट करोगे, लेस शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, एक वर्किंग नोट में पहले आउटपुट रेशियो में कर लोगे। ऐसे आपको हर प्रोडक्ट का करना है, आ जाएगा। फिर एडवाइज वेदर ऑन प्योरली फाइनेंशियल कंसिडरेशन द प्रोडक्ट शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड और नॉट। तो इसके लिए आप एक और प्रॉफिट निकाल लोगे, सेल वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट माइनस शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, दोनों प्रॉफिट को कंपेयर कर सकते हो। ये प्रॉफिट वो प्रॉफिट को कंपेयर कर सकते हो, या फिर और इंक्रीमेंटल प्रॉफिट जो आपको सिखाएं, विच इज इंक्रीमेंटल सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट से भी आप कर सकते हो। ये दोनों तरीका आपके पास। इजी क्वेश्चन था, आई विल से दिस वाज इजी। और 6 नंबर एज यू नो थ्योरी है, बट ये वाला तो कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक से आ गया। ये वाला भी पहले आया हुआ है कि इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या होगा, कि ये नहीं आएगा, ये आएगा। इसमें आप लिख सकते हैं अगर रिफंडेबल है तो नहीं आएगा, पेनल्टी नहीं आएगा, शॉर्टेज, नॉर्मल लॉस है तो आपका क्वांटिटी से माइनस होगा, अब नॉर्मल लॉस है तो उसका कॉस्ट भी हटाना पड़ेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐड होगा, बट अगर रिफंडेबल है तो नहीं आएगा। ये एक नया चीज़ आया, ओवर टाइम प्रीमियम का क्या ट्रीटमेंट करोगे। जैसे एस बी वॉन्ट्स टू ग्रैब सम स्पेशल ऑर्डर्स एंड ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड टू मीट द सेम। ऐसा केस को एबनॉर्मल केस बोलते हैं, हमेशा नहीं होता, जो एबनॉर्मल होता है कॉस्टिंग पीएल में जाता है। टू मेक अप अ शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन ड्यू टू सम फॉल्ट ऑफ मैनेजमेंट इन डिपार्टमेंट वाई, तो इट शुड बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट वाई। फिर एस लिमिटेड वर्क ओवर टाइम रेगुलरली है तो वेज रेट इन्फ्लेट कर देना है, वेज रेट इन्फ्लेट कर देना है। ड्यू टू फ्लड इन उड़ीसा आर एस लिमिटेड हैज़ टू वर्क ओवर टाइम टू कंप्लीट द जॉब। इसका मतलब लग रहा है कि कोई उड़ीसा वाला पेपर सेट किया है, अपना स्टेट का नाम डाल दिया। हैज़ टू वर्क ओवर टाइम टू कंप्लीट द जॉब, तो आर एस लिमिटेड हैज़ टू वर्क ओवर टाइम टू कंप्लीट द जॉब ड्यू टू फ्लड है ना, तो एब नॉर्मल कॉस्टिंग पीएल। फिर कस्टमर रिक्वेस्ट किया तो चार्ज टू दैट कस्टमर, चार्ज टू दैट स्पेसिफिक जॉब। ओके, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को लगा नया बनाया क्वेश्चन। फिर ये ब्रीफली सम ऑफ द क्रिटिसिज्म विच में बी लेवल अगेंस्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, क्रिटिसिज्म ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये भी अच्छा नया क्वेश्चन आ गया, पहले कभी ऐसा आया नहीं। फिर आइडेंटिफाई, ये भी एक नया क्वेश्चन है, 6 नंबर मेरे को थोड़ा लगा अच्छा क्वेश्चन दिया। मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली चार्ज टू ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स, अब इसका क्या आंसर होगा मेरे को पता नहीं लग रहा, डायरेक्ट कॉस्टिंग हो सकता है, ऐसा कुछ हम लोग पढ़े नहीं है बट हमको लग रहा है ऐसा, और कुछ भी इंस्टीट्यूट बोलना चाह रहा हो तो पता नहीं। जब कॉम्प्लेक्स होता है तो मल्टीपल कॉस्टिंग हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। एसेटेंट फॉर सिंगल प्रोडक्ट है तो यूनिट कॉस्टिंग, डायरेक्टली चार्ज टू स्पेसिफिक जॉब है तो जॉब कॉस्टिंग, विद कॉस्ट आर चार्ज टू द ऑपरेशंस एंड एवरेज ओवर यूनिट्स प्रोड्यूस तो ऑपरेशंस कॉस्टिंग। अब कौन सा सही है भाई गलत है भाई, वो तो फैसला इंस्टीट्यूट करेगा। हम लोग एक बार के लिए जो समझ रहे हैं वो यही है। हो सकता है इसके लिए कोई ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स बोलकर कोई बैच कॉस्टिंग भी लिखा हो, बट बैच कॉस्टिंग में ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं होता है, एक प्रोडक्ट का ग्रुप ऑफ यूनिट होता है। क्या होगा ये सही, लेट द गॉड फादर डिसाइड।
मेरे हिसाब से जैसे क्या होता है ना, ये क्वेश्चन पेपर जब आपने किया तो कंसेप्चुअली अगर आप साउंड है तो एनी फोर में सिक्स का ए बी सी डी तो आप कर ही सकते हैं, ई में अगर डाउट है तो। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो सिक्स नंबर भी बहुत बच्चे क्या है ना, थ्योरी को एकदम निगलेक्ट करके चलते हैं, तो सिक्स नंबर भी करने से टाइम बहुत बचता है, ये मैंने देखा है। और बाकी क्वेश्चंस तो देखो, जैसे जेपीबीपी का इजी था, सैंड कॉस्टिंग करा हुआ था, प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, एबीसी इजी था, तो फाइव मुझे पूरा इजी लगा। फोर मुझे सी बी तो इजी लगा और ए भी इजी लगा, प्रोवाइडेड आप ए में ये क्रैक कर पाए कि आपको सेकंड पार्ट में क्या करना है ठीक से, अगर थोड़ा समझदारी से पढ़ेंगे तो फोर भी इजी था। थ्री नंबर अगर मैं बोलूँगा तो उसमें पार्ट ए एकदम अलग था, पार्ट ए, बट पार्ट बी उसका फिर भी इजी था, थ्री बी। और टू नंबर अगर मैं बोलूँगा तो टू नंबर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एकदम इजी वाला, कॉन्टैक्ट कॉस्टिंग का इजी वाला, बट जॉब और प्रोसेस का डिफरेंस नहीं पढ़ के गया तो गए आप। और वन नंबर में आप देखिए, ये सी नंबर थोड़ा सा कैसे करना है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, प्रॉफिट से करना है कि इंडिफरेंस से करना है। मेरे को लगता है प्रॉफिट से करने से तो आंसर आ ही रहा है। बी इजी था, ए उसका इजी था। और डी नंबर सर्विस कॉस्टिंग का एक नया क्वेश्चन जरूर था, अगर आपने ऐसा पहले नहीं किया हुआ है तो। राइट। सो ऑल इन ऑल आई विल से क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा लेंदी था, मतलब स्पीड हाथ में नहीं हुआ ना तो नहीं होगा। और मैं ये देख रहा हूँ कि इसी बार का लेंदी है ऐसा नहीं है, ये पेपर हमेशा लेंदी आ रहा है, और तभी हो सकता है जब आपका हाथ में स्पीड है, जोर है। और वो स्पीड कैसे डेवलप होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस के लिए एक साधन चाहिए, साधन है डीजेबी बुक, उसको लीजिए और रगड़ रगड़ के सारा सम बना डालिए। इससे क्या होता है, स्पीड आ जाता है, और फिर एक आध नया क्वेश्चन तो जो आएगा सो आएगा। I hope this was helpful and detailed, and प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स आपके क्या समस्याएं हैं, क्या सब क्वेश्चंस हैं, आप भी आंसर करें दूसरों के। कुछ और समस्या दूसरे पोस्ट कर रहे तो हम भी आंसर कर देंगे। तो कमेंट में चलता रहे सिलसिला। और तब तक आप, अगर मई के एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, नवंबर का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपके लिए सब बहुत बहुत यूज़फुल होता है ये सब रिव्यू वीडियोज़। आपको पेपर सॉल्व करना चाहिए अपने से पहले। Okay? चलो, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, वी विल सी वन अनदर सून।